हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जूलॉजी और बॉटनी के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो बॉटनी के कुछ लेक्चर्स भी हमने पढ़े हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है जूलॉजी से, और एनसीईआरटी में वो 16 चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने कहा था कि बायोलॉजी में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉटनी का और दूसरा है जूलॉजी का। तो बॉटनी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स नए आते हैं, और जो जूलॉजी का पार्ट है वो काफी हद तक आपको याद रहता है या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, जो जूलॉजी का पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है और इसलिए आप लोग उसे एंजॉय भी करते हो। तो आज हम ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन नाम का चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन नाम का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या है और एब्सॉर्प्शन क्या है ये देखेंगे। देखिए, हम लोग जिंदा है, मतलब वी आर अलाइव बिकॉज वी हैव, तो हम लोगों में कुछ चल रहा है, वी हैव सम मैकेनिज्म एंड सिस्टम्स, देयरफॉर वी आर अलाइव, सो दे आर ऑनगोइंग। और कोई भी सिस्टम जब रन करना है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, so we have some energy in our body and that's why we are alive and performing some functions and we are doing some work. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है? तो why we need digestion? तो डाइजेशन जरूरी होता है एनर्जी के लिए। तो बेसिक चीज क्या है? तो वो एनर्जी है। और एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? तो ये एनर्जी हमें मिल रहा है फ्रॉम फूड। हमें फूड से ये एनर्जी मिल रही है। ओके स्टूडेंट, सो ये जो फूड है ये क्या है? तो ये फूड बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ है। फूड क्या है? तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ के लिए फूड की जरूरी है। अगर हम फूड नहीं है तो क्या हम ऐसे भी कहते हैं कि देयर आर 3 बेसिक फंडामेंटल नीड्स ऑफ लाइफ, अन्न, वस्त्र, निवारण। ओके, सो फूड हमें चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथिंग्स चाहिए, कपड़े भी चाहिए। तो उसमें से बहुत जरूरी जो है वो है फूड, जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है। हम जो कुछ खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हमारा ये लाइफ चल रहा है, इसलिए फूड जरूरी है। फूड में बेसिकली क्या होता है? तो ये जो फूड है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स है। बेसिक क्या मिलता है हमें फूड से? फूड से हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं। अगर हम सीरियल्स खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं तो उसमें हमें कुछ प्रोटीन्स मिल रहे हैं। ओके, प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? इट इज द मीट ऑफ पुअर मैन। गरीब आदमी का अगर मीट, अगर उसे हम कहेंगे उसका मांस क्या है खाने के लिए, तो प्रोटीन्स है, क्योंकि प्रोटीन्स पल्सेस है, क्योंकि पल्सेस में से प्रोटीन्स मिलते हैं। तो हमें फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ फैट्स भी मिलेंगे। ओके, ये तो हुआ बेसिक और बहुत ही जरूरी मॉलिक्यूल्स है वो। लेकिन इसके साथ साथ और भी साथ में क्या क्या मिलेंगे? तो विटामिन्स मिलेंगे, जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे विटामिन्स मिलेंगे और कुछ मिलेंगे मिनरल्स भी मिलेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अलग अलग तरह के ये जो मिनरल्स है ये भी हमें फूड में से मिल रहे हैं। तो जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमें जरूरी है एनर्जी के लिए, और उसी एनर्जी से हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है वो चल रहा है, इसीलिए हमें फूड की जरूरत है। अगर हमें भूख लगती है तो हम बहुत ही जल्दी खाना ढूंढते हैं, क्योंकि हमें चक्कर आ सकता है या फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा या हमसे काम भी नहीं होगा, तो हमें वीकनेस आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी नहीं तो मशीनरी नहीं चलेगी, इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट, तो फूड हम बहुत ही वैरायटी होती है फूड की, वो हम खाते हैं। जैसे कि घर पे होंगे तो दाल चावल सब्जी खाएंगे, आप जिन लोगों को पसंद है, कोई चाइनीज खाता होगा, कोई फ्रूट्स खाते होंगे, तो अपने अपने तौर से अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स वी टेक एंड दैट्स व्हाई वी गेट एनर्जी दैट इज रिक्वायरमेंट
that is very much required for the running of this life. तो स्टूडेंट्स ये जो हम फूड ले रहे हैं, तो ये फूड जैसा हम लेते हैं ऐसा ही कोई बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इसके लिए क्या लगता है, इस फूड की प्रोसेसिंग के लिए लगता है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डाइजेशन क्या होता है बेसिकली डाइजेशन? तो स्टूडेंट्स हम जो कुछ खाते हैं वो बेसिकली होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये अनएब्सॉर्बेबल होता है। मतलब जो कुछ हम खा रहे हैं वो इजीली एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो बॉडी को कैसा चाहिए? बॉडी को बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। समझो हम कहेंगे कि स्टार्च है, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड है। कोई भी पॉलीसैकेराइड आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। कोई भी पॉलीसैकेराइड ये इसका एग्जांपल है। अब कोई भी स्टार्च खा रहे हो, बहुत ही पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो इजीली जैसे के वैसे एब्सॉर्ब नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। मतलब क्या, ये नॉन एब्सॉर्बेबल था, ये कैसा रहेगा? एब्सॉर्बेबल रहेगा, मतलब ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, और एब्सॉर्ब अगर होगा तो ये कैसे रहेगा? मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड रहेगा। बहुत ही आसान है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, इसीलिए इसकी डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है तो इसी को हम कहते हैं डाइजेशन, और वही हमारे बॉडी में होते रहता है। क्लियर? देखिए, हमें एनर्जी लगती है बॉडी के लिए, उसके लिए हम फूड खाते हैं, लेकिन जो कुछ फूड हम खाते हैं वो जैसे के वैसा एब्सॉर्ब नहीं होता है, वो अनएब्सॉर्बेबल होता है। इसलिए उसे हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल फॉर्म में, जो कैसा है? एब्सॉर्बेबल है। क्लियर? अभी देखिए नेक्स्ट कि ये जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये फूड की या फिर डाइजेशन की जरूरत क्या है, सो फूड और डाइजेशन की नीड क्या है, क्यों हमें फूड या डाइजेशन कराना है? सबसे पहले बात जो हमने ऊपर ही देखी है वो है एनर्जी। सबसे पहली चीज है कि हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम खाते हैं। दूसरी एक चीज है कि हम जो कुछ खाते हैं वो हमें क्या देता है? तो वो मेटाबॉलिज्म से पहले भी ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ होती है वो इसी फूड के कारण होती है। तो ग्रोथ, और दूसरी एक चीज है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू का रिपेयरिंग जो है वो भी फूड से होता है, इसलिए ये जरूरी है। जब हम फूड खाते हैं तो हम कोई सिर्फ खाना ही नहीं खाते हैं, साथ में हम क्या लेते हैं? वाटर भी लेते हैं। तो वाटर की जरूरत क्या है? वाटर क्यों चाहिए? तो ये वाटर जो कुछ हम खाते हैं उसमें उसे ब्रेक डाउन करने की जरूरी है। तो वाटर फॉर ब्रेक डाउन, वाटर जो हम लेते हैं ये फॉर ब्रेक डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक डाउन को ही हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, या फिर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है वाटर। इस तरह हम जो फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होते रहता है। ये हुई नीड ऑफ डाइजेशन। ओके स्टूडेंट, इसलिए हम फूड लेते हैं। अभी जो हम फूड ले रहे हैं, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेशन 2 टाइप्स में हो रहा है। 2 टाइप्स में ये हो रहा है। ओके, एक जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आप समझ रहे होंगे हम खाना क्यों खाते हैं? हम भूख लगती है इसलिए तो खाते हैं, लेकिन बॉडी को भूख क्यों लग रही है? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए भूख लग रही है। जो हम खाना खाते हैं या जो हम खाना खाने के बाद वहां पे क्या होता है? तो डाइजेशन जो होता है 2 टाइप्स में होता है। कौन से 2 टाइप्स है? एक है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में क्या है? आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मालूम होगा। मैकेनिकल मीन्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। यहाँ पे क्या रहेगा? तो अलग अलग मशीनरी रहेगी, उस मशीनरी से होगा। और दूसरा जो है वो है बायोकेमिकल। मतलब इसमें क्या रहेंगे? केमिकल्स रहेंगे। बहुत ही सिंपल है।
ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिकल में मशीनरी रहेगी और बायोकेमिकल्स में केमिकल्स रहेंगे। ऐसे दो तरह से डाइजेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होते हैं मैकेनिकल, क्या है हमारी इसमें। सबसे पहले तो है हम जो खाते हैं तो यहाँ पे टीथ आते हैं, ओके, उसके बाद टंग भी है, और अगर मैं कहूं तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। सो मैं अगर आगे कहूं तो एलिमेंटरी कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है ऐसा हम देखेंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल से होगा। अगर बायोकेमिकल की बात करेंगे तो केमिकल्स कौन से होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स है, जिस एंजाइम्स के कारण या फिर एसिड्स है, बहुत सारे जूसेस हैं, इन सभी के कारण हमारे बॉडी में बायोकेमिकल डाइजेशन होता है। ओके, सो दिस इज very important processes that comes under a digestion, and these two types are mechanical digestion and biochemical digestion. Okay, तो यहां तक ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल जो डाइजेशन होता है वो कहां से होता है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो डाइजेशन है ये दो तरह से होता है, इसे और भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो डाइजेशन है, या फिर इसी को हम आगे कहेंगे कि ये जो डाइजेशन है जो मैकेनिकल हो रहा है ये एलिमेंट्री कैनल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल क्या है, सो ये बहुत ही बड़ा अलग अलग ऑर्गन्स का बना हुआ एक सिस्टम है, वहां पे एलिमेंट्री कैनल में रहेगा। और दूसरा जो है इसे ही हम कहेंगे वो होगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो देखिए ये कैनल के थ्रू हो रहा है, ये कुछ ग्लैंड्स है जो ये सब सिक्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से डाइजेशन दो टाइप्स में होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है एलिमेंट्री कैनल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इससे पहले इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हम खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो फ्रॉम फूड हमें वो एनर्जी मिल रही है। जो फूड होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, और उसके कंपोनेंट्स क्या है, हमें क्या मिलता है खाना खाने के बाद, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे और कुछ फैट्स मिलेंगे। साथ ही साथ बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत ऐसे विटामिन, आपको मालूम होगा विटामिन ए, विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B6, B12, B1, B2 ये सभी है। विटामिन सी हम खाते हैं, किसमें मिलता है विटामिन सी, जो हम नींबू लेते हैं सिट्रस, उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। जो भी खट्टी चीज है उसमें विटामिन सी है। ये सभी विटामिन बॉडी के लिए जरूरी है, वो भी हमें फूड में से मिलते हैं। मिनरल्स मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। अभी डाइजेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। और हमारा ये क्या है, यही हमारा गोल है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है मतलब कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में बनाना है। अनएब्सॉर्बेबल होते हैं तो एब्सॉर्ब भी होना चाहिए, इंटेस्टाइन में जा रहा है, लेकिन जो कुछ हमने खाया है वो अगर एब्सॉर्ब होगा तो ब्लड में जाएगा, तो हमें हर टिश्यू को पहुंचेगा, इसलिए एब्सॉर्बल फॉर्म में इसे लाना है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका एग्जांपल है स्टार्च और पॉलीसैकेराइड्स, और यहाँ पे है मोनोसैकेराइड्स अलग, ग्लूकोज जैसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्जांपल क्या है इसका, ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो फूड और डाइजेशन है उसकी जरूरी क्या है, बहुत ही जरूरी है कि एनर्जी हमें चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए या फिर लाइफ रन करना है उसके लिए तो ग्रोथ और रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू। समझ लीजिए आपको कुछ लग गया, आपके कुछ टिश्यू डैमेज हो गए, आपको स्कार हुआ या कोई वुंड हो गई, उसको अगर हील करना है तो क्या चाहिए, ये फूड में से एनर्जी चाहिए, और तभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और यहाँ पे रिपेयरिंग होगा। वाटर जो होता है ये बहुत सारे प्रोसेसेस है, जो समझो कि अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, मतलब बॉडी में ये वाटर की जरूरी होती है। डाइजेशन दो टाइप्स का है, मैकेनिकल या बायोकेमिकल। कुछ मशीनरी है जैसे कि दांत है, टंग है, बहुत सारी कैनल है, स्टमक है, इसोफेगस है, इन सभी से मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और केमिकल्स मतलब एंजाइम्स है, एसिड्स है, अलग अलग जूसेस है, इनसे जो होगा वो रहेगा बायोकेमिकल डाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एक्चुअल पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन हो रहा है वो एलिमेंट्री कैनल, वो मशीनरी क्या है या मैकेनिकल टूल्स कौन से हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी दोनों भी जो स्टडीज है दोनों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनल से। एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन का। एलिमेंट्री कैनल
एलिमेंट्री कैनाल। तो कैनल किसको कहते हैं? ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो कैनल किसको कहते हैं? जहां पर से पानी निकलता है या पानी चला बहता हुआ जाता है उसको कैनल कहते हैं। ऐसे फूड जहां से बहता हुआ जाएगा उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनल। बहुत ही आसान है। इसी एलिमेंट्री कैनल को और भी कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इसमें बहुत सारी अलग भी चीजें आती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सभी चीजें आएंगी। ओके, एलिमेंट्री कैनल। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते तो आपको समझने में आसान होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हम हर चीज को से पॉइंट वाइज दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंट वाइज जाते हैं तो बहुत ही क्लियर कट हमें समझने के लिए वो चीज होती है और साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता है। ये जो इंट्रोडक्शन में देखिए, एलिमेंट्री कैनल जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इट इज मेड फॉर व्हाट? मेड फॉर डाइजेशन। ये डाइजेशन के लिए बना हुआ है। बहुत ही सिंपल चीज है। दूसरी बात, ये जो एलिमेंट्री कैनल है इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें दो चीजें आती है। एक तो आता है पूरा कैनल कहेंगे तो ऑर्गन्स आते हैं अलग अलग। तो इसमें मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक होता है ऑर्गन्स और दूसरा होता है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को भी एलिमेंट्री कैनल में कवर किया जाता है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ओके स्टूडेंट, तो ये ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का बना हुआ है। देखिए इसका स्टार्ट कहाँ होता है? इट स्टार्ट्स विथ माउथ। साइड बाय साइड में मैं डायग्राम भी बनाता चला जाऊंगा। तो इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंटेरियरली। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको एंटेरियरली पूछेंगे आगे से कहां से चालू होगा, तो ये विथ माउथ चालू होता है। और दिस एंड्स विथ एनस। ओके, एनस, जहां से फीकल मैटर बाहर निकलता है, जो लोअर साइड की या पोस्टेरियर ओपनिंग है उसे कहते हैं एनस। सो पोस्टेरियर। देखिए इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कोई आदमी है, ऐसा कोई होता नहीं है। इसको अच्छे से निकालने का हम प्रयास करेंगे। ओके गुड। तो ये हमारा एक आदमी है जो दिखने में बहुत ही अच्छा है, हैंडसम है। ठीक है स्टूडेंट। सो ये जो ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग का जो एनल कैनल है वो कहां से शुरू होगा? तो माउथ से स्टार्ट होगा एंटेरियरली। तो ये रहा माउथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये माउथ है। और फाइनली कहां पे एंड होगा? तो एनस पे एंड होगा। इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकाल ले रहा हूं। आप डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो आप अपने खुद पे भी इसे ढूंढ सकते हो कि ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ है। देखिए ये दोनों लिप्स से जो एंटीरियरली बाइंड किया गया है, आगे लिप्स जिस पे है, होठ जहां पे है, तो उसके अंदर वो जो है स्लिट, उसे माउथ कहा जाता है। तो ये माउथ से स्टार्ट होगा और एंड होता है एनस से। तो इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट आपको बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल में क्या आता है स्टूडेंट? सो एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले आता है, हमने कहा कि ये शुरुआत ही माउथ से होती है, तो ये माउथ सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड नंबर पे उसके बाद आता है माउथ में ही, अगर माउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे ओरल कैविटी आती है। मैं सेकंड चीज लिख देता हूँ, ओरल कैविटी। तो यहाँ पे ओरल कैविटी आएगी। ओरल कैविटी कौन सी है? देखिए ये रही ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है। और ये ऊपर की जो है ये है नेजल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी। ये जो ओरल कैविटी है इसमें बेसिकली टीथ आते हैं और टंग आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीथ है, टंग है, टॉन्सिल्स भी इसी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये दोनों चीजें हैं, एक जगह कॉमन आती है जिसको कहा जाता है थर्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स है, तो ये दोनों चीजें जहां एक साथ आ रही है उसको हम कह रहे हैं फेरिंग्स। ओके स्टूडेंट, और यहां से फिर ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी माउथ हुआ, ये हुआ अपना फेरिंग्स। यहां से स्टार्ट करके फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये फेरिंग्स है, ये ओरल कैविटी है, नाक की जो होती है, नोज की वो नेजल कैविटी, जो माउथ की होगी ओरल कैविटी।
और दोनों का कॉमन पैसेज होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये होता है ईसोफेगस। देखिए अगर आपके लिए ये चीज नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से बार बार इसे देखिए, आपको इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। ये ईसोफेगस है, मतलब इसे हम अन्न नलिका कहते हैं। मुंह से खाने के बाद जो नीचे चला जाता है, जिस पाइप के थ्रू नीचे जाता है, उसको हम कहते हैं ईसोफेगस। और ये होता है ट्रकिया। ट्रकिया जो है, ये ट्रकिया बेसिकली विंड पाइप भी इसे कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस। लेकिन ट्रकिया का फिलहाल हमें कोई जरूरी यहाँ पे इसकी नहीं है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी बारे में नहीं देख रहे हैं, हम फूड के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हमें जरूरी है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो ओपन होता है आगे, वो होता है स्टमक में। तो आगे यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा जे शेप का ऐसे स्टमक। स्टमक के बाद क्या आता है, इंटेस्टाइन होता है, तो इसी को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली क्या आता है, इंटेस्टाइन के बाद आता है, लार्ज इंटेस्टाइन होने के बाद रेक्टम, और फिर फाइनली आता है एनस। तो यहाँ पे सीकम भी रहेगा, सीकम कोलॉन रहेगा, कोलॉन में सीकम, रेक्टम, ये सभी चीजें आएगी, तो हमें बंधारणी से पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये किस में आते हैं, तो एलिमेंट्री कैनल में आते हैं। माउथ है, ओरल कैविटी में टीथ है, टंग है, टॉन्सिल्स है, फेरिंक्स है, ईसोफेगस है, स्टमक जे शेप का है। इसके बाद जो आएगा इस तरह कुछ रहेगा, ये रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। और जो यहाँ से शुरू होगा वो रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, जो ऊपर जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है राइट साइड में, फिर नीचे आ रहा है, और इस तरह ओपनिंग रहेगी, तो इसे हम कहेंगे एनस। तो यहाँ पे ये एनस है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में इस तरह के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। देखिए माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माउथ क्या होता है, सो हम कहेंगे कि इट इज, माउथ क्या है, सो इट इज स्टार्टिंग पॉइंट किसका, ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमने कहा था कि एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स विद दिस माउथ। ये किससे बाइंड होता है, सो बाउंड है, बाउंड विथ लिप्स, बाउंड विथ लिप्स, लिप्स के साथ ये होता है। और स्टूडेंट इसका फंक्शन क्या रहेगा, देखिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, सो दिस इज फॉर इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, अगर फूड का इंटेक करने के लिए माउथ ही नहीं है तो आप कहां से अंदर लेंगे, सो इंटेक ऑफ फूड जरूरी है। कुछ तरह ये रेस्पिरेशन, इसका स्पीच भी है, आप बोल भी सकते हैं वहां से, स्पीच है, कॉफिंग, ये सभी चीजें आएगी। और कुछ तरह का आप एक्सेलेशन या रेस्पिरेशन में भी इसका रोल थोड़ा बहुत होता है। लेकिन बेसिकली ये जो दो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है कि इंटेक ऑफ फूड, स्पीच और रेस्पिरेशन, इसके लिए ये माउथ बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन सिंपल है कि दो लिप्स है, ये तो आप लोग सभी लोगों को मालूम है, और स्पीच आप उससे बातें करते हो, ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। ठीक है स्टूडेंट, तो माउथ की बात हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी को स्टूडेंट्स बहुत लोग माउथ कैविटी भी कहते हैं, या फिर इसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। ओरल कैविटी को आप माउथ कैविटी कह सकते हो, या बहुत से लोग इसे बकल कैविटी भी कहते हैं। ये सिनोनिम्स जो है आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकता है। अगर माउथ कैविटी नहीं पूछा या ओरल कैविटी नहीं पूछा तो क्या पूछेंगे, बकल कैविटी पूछेंगे। तो ये कौन सी कैविटी है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बकल कैविटी क्या होती है। ओके स्टूडेंट, सो मैं डायग्राम के साथ आपको बोलता हूँ। देखिए ये जो बंदा है, इसमें ये जो रहा ये ओरल कैविटी है, और इस ओरल कैविटी में कुछ इस तरह आगे आता हुआ ऐसा टंग रहेगा। ओके, टंग है जो बाहर आता है, ऐसे टंग है, और इस टंग के ऊपर क्या है, तो इस प्रकार टीथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो सभी चीजें टीथ है, और फ्लोर में क्या है, तो टंग है। इस प्रकार ये है टीथ और ये है टंग। तो ओरल कैविटी में क्या होता है, ओरल कैविटी में टीथ और टंग होते हैं।
ओरल कैविटी की अगर बात करेंगे तो ओरल कैविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका रूफ कैसे बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां से देखिए हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वहां से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन लाइफ के साथ ये सब रिलेटेड है। देखिए अगर आप माउथ को ओपन करेंगे और देखेंगे कि ऊपर जो माउथ कैविटी नीचे है अंदर, ठीक है, जहां पे हम कुछ खाते हैं तो रखते हैं, समझो फूड खाया तो जो जहां पे जा रहा है अंदर, ये जो अंदर की कैविटी है वो है रूफ, वो है ओरल कैविटी, और उसका ऊपर का जो है पार्ट उसको हम रूफ कहते हैं। जैसे कि कोई रूम है तो इस रूम में जो ऊपर का छत है उसको रूफ कह रहे हैं, तो वो रूफ किससे बन रहा है, ओरल कैविटी का। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो रूफ होता है उसी को हम कहेंगे अपर पैलेट, ठीक है। तो ये अपर पैलेट किससे तैयार हो रहा है, पैलेट ऊपर का हार्ड। तो अपर पैलेट जो है ये दो टाइप से बन रहा है, एक है हार्ड पैलेट, एक हार्ड पैलेट है और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। देखिए जो हार्ड पैलेट है वो बेसिकली हार्ड है, मतलब किसका बना होगा, सो हार्ड है इसका मतलब ये बना होगा बोन्स का, तो ये बोनी होता है। देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रूफ किसका है, ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी का रूफ किससे बन रहा है, हार्ड, तो बोनी होगा। दो है वो हार्ड भी है। अगर आप देखेंगे तो हार्ड कहां पे है, ये एंटेरियरली मतलब आगे हार्ड है और पोस्टेरियरली कैसा है, ये सॉफ्ट है, ये बोन से बना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां से आता है कि ये जो बोनी पार्ट है वो किसका बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये ऊपर का है तो आगे जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मैक्सिलरी बोन। सो बोनी है मतलब दो बोन्स यहाँ पे होता है, एक होता है मैक्सिलरी बोन और दूसरा होता है पैलेटाइन बोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेटाइन बोन। ये दोनों बोन्स आपको याद रखने हैं कि जिससे ये हार्ड पैलेट या बोनी पैलेट तैयार हो रहा है। ओके स्टूडेंट, मैक्सिलरी बोन या पैलेटाइन। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट ऑर्गन। तो सॉफ्ट जो है ये पीछे का है, जो किससे बना होगा, कुछ मस्कुलर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होगा या कुछ फोल्ड्स होंगे, इन फोल्ड से बना होगा, ये सॉफ्ट पैलेट है। बेसिक यहाँ पे ध्यान रखने जैसी ये चीज है कि सॉफ्ट पैलेट पे जो ट्रांसवर्स रीजेस है, ट्रांसवर्स रीजेस है जिसको कहा जाता है रूगी, RUGAE, रूगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ओरल कैविटी है उसका रूफ जो है वो बना है अपर पैलेट से, जो कि हार्ड और सॉफ्ट होगा, और इस तरह उसमें दो बोन्स होंगे जो मैक्सिलरी और पैलेटाइन है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। अभी अगर हम बात करेंगे कि उसका फ्लोर कैसे तैयार हो रहा है, सो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का फ्लोर कैसे तैयार हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरी ओरल कैविटी जो है उसमें अपर पैलेट है, फिर बाद में नीचे क्या है, कुछ नहीं है बीच में, और नीचे क्या है, तो वहां पे टंग है। सो फ्लोर जो है ओरल कैविटी, इट इज फॉर्म्ड बाय टंग, फॉर्म्ड बाय टंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओरल कैविटी आपको क्लियर हो गई। अब हम ओरल कैविटी में जो चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमने देखा था कि ये जो ओरल कैविटी है ये स्टार्ट हो रही है, और इसमें क्या आता है, इस ओरल कैविटी में दो चीजें आती है, एक होता है टीथ और दूसरा होता है टंग। ओके स्टूडेंट्स, टीथ काफी बड़ा है, उसको हम अलग से देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे आ जाइए, देखिए हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनल वो सिस्टम है जिससे फूड अंदर जाता है और कुछ उस पर प्रोसेसिंग होगा और फिर फाइनली जो फीकल मैटर तैयार होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह ये माउथ से स्टार्ट होगा, फिर ओरल कैविटी में टीथ, टंग और टॉन्सिल्स आएंगे, फिर फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और फाइनली जो पोस्टीरियरली ओपनिंग है उसे हम कहते हैं एनस, जहां से एलिमेंट्री कैनल खत्म होती है। ठीक है, देखिए अभी ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये ग्लैंड्स और ऑर्गन से बना हुआ है, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। फिर हमने देखा कि माउथ क्या है, तो माउथ ये बहुत ही पहला स्टार्टिंग पॉइंट है एलिमेंट्री कैनल का। ये बाइंड होता है दोनों तरफ लिप्स से, ऊपर और नीचे लिप्स होंगे, और बीच में जो ट्रांसवर्स लिप, इसे और भी कहा जाता है कि माउथ क्या है स्टूडेंट्स, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसवर्स
स्लिट, देखिए इस तरह कुछ है। ओके, तो ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे माउथ, बीच में ओपनिंग है, बाउंड विथ लिप्स। तो इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इनटेक ऑफ फूड, स्पीच और कुछ तरह कुछ एक्सपेलेशन भी, मतलब रेस्पिरेशन भी। जब ब्लॉकेज हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, तब आप लोग जो O2 लेते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक आप मुंह से भी वो लेते हो, इसलिए कहा है कि ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। फिर आता है ओरल कैविटी, तो उसमें टंग और टीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बकल कैविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें रूफ और फ्लोर कौन फॉर्म करता है? तो अपर पार्ट जो है ये हार्ड और बोनी पैलेटाइन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रूफ है, ये जो रूफ है ये नेजल कैविटी और नीचे जो है माउथ कैविटी को सेपरेट करने वाला रूफ होता है, इंपॉर्टेंट है। बोनी पार्ट, बोनी पार्ट इसमें मैक्सिलरी बोन या पैलेटाइन बोन फॉर्म करते हैं, आगे का जो एंटीरियर है। और पोस्टीरियर जो है मेम्ब्रेनस है, तो वो सॉफ्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना है, और उसमें जो फोल्डिंग्स है वो क्या करेंगे, एक तरह अब ये जो फूड है इसको फिसलने नहीं देगा, ठीक है, फिसलने नहीं देगा। इसलिए जो ऊपर माउथ पे आप हाथ लगा के देखेंगे तो ऐसे आपको रफ ऐसा सरफेस दिखेगा। वो जो फॉर्म ट्रांसवर्स रीजेस है उसको कहा जाता है रूगी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी स्टूडेंट्स हम, और फ्लोर जो है माउथ की वो बनी है टंग से। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीथ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से पढ़ने जैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिसके बारे में आपको कुछ डाउट्स है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली most of the questions of this chapter are asked from here, from this bit, and that is teeth. Okay student, देखिए टीथ बेसिकली क्या होते हैं? हम लोगों को मालूम है कि चीविंग जो हम करते हैं तो उस मैस्टिकेशन के लिए जरूरी होते हैं टीथ। ओके, बेसिकली स्टूडेंट कैरेक्टर्स क्या है टीथ के, हम कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं तो आपको इजीली, आसानी से समझ में आएगा। कैरेक्टर्स क्या है टीथ के? ये जो टीथ होते हैं बेसिकली ह्यूमन बींग्स के, ये ह्यूमन बींग्स के जो टीथ है उसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है DTH, जो टीवी होता है डायरेक्ट टू होम, DTH। ऐसे ह्यूमन बींग्स के टीथ होते हैं। क्या है ये DTH? चलो देख लेते हैं डिटेल्स में। ये जो DTH है स्टूडेंट, D का मतलब होता है डाइफायोडोंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइफायोडोंट। T का मतलब होता है थीकोडोंट, और H का मतलब होता है हेटेरोडोंट। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ये है टीथ के कैरेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या होता है देख लीजिए। देखो पहले हम देखते हैं D फॉर डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट के बारे में देखिए। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब मरना नहीं होता है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग अलग है। ये डाई मतलब मरना है, और ये जो डाई है इसका मतलब होता है टू, दो। ओके, तो डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सो हमारे जो टीथ होते हैं बेसिकली, सो डाई का मतलब होता है टू, फायोडोंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सो ये 2 टाइम्स आते हैं, 2 टाइम्स इन लाइफ में जो 2 बार आते हैं उन्हें कहा जाता है डाइफायोडोंट। ऐसे कुछ मोनोफायोडोंट होंगे वो हम बाद में लिखेंगे। डाइफायोडोंट मतलब 2 टाइम आते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? आपको भी मालूम है, एक जो है उसमें से एक जो है ये, इसको आप कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं, या फिर इसी को आप कहते हैं डेसिडुअस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेसिडुअस टीथ है स्टूडेंट्स, डेसिडुअस टीथ। जो कैसे होते हैं? ये होते हैं टेम्पररी, ये आपको मालूम है कि ये टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी टीथ है डेसिडुअस टीथ। और दूसरे जो होते हैं सेकंड नंबर के, वो होते हैं, ये टेम्पररी है तो ये कैसे रहेंगे? परमानेंट टीथ, ये परमानेंट रहेंगे।
और इसी को दूसरा वर्ड है कि इन्हें अडल्ट टीथ भी कहा जाता है। अडल्ट मतलब ये पूरी जिंदगी में 2 बार आएंगे, पहले एक बार आएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर दूसरी बार नहीं आएंगे, तो उसे अडल्ट टीथ या ये परमानेंट रहते हैं। मराठी में जिसे दूध दांत कहा जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट डायफायोडोंट हो गया। नेक्स्ट टीथ है कि सेकंड जो है, सीधा मैं एच लिख देता हूं, इसका मतलब होता है कि ये थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय थिकोडोंट? स्टूडेंट्स हमारे जो दांत होते हैं, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम लिख देता हूं जिसके कारण आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इस तरह कुछ टीथ का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये जो टीथ है, तो इसका ऊपर का ये पार्ट है जिसे हम कहते हैं इनामेल। इनामेल। उसके बाद ये है पल्प कैविटी। ये है पल्प कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, पल्प कैविटी। इसके बाद जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये जो है इसे कहते हैं क्राउन, इसे कहते हैं नेक, और ये होता है रूट। तो आपने रूट कैनल सुना होगा। अगर टूथ का रूट कैनल कराना है, मतलब यहां से कैनलिंग होता है रूट में, तो स्टूडेंट ये जो है, तो ये पूरा इस तरह कुछ नीचे नीचे की तरह ऐसे बोन रहेगा, और उस बोन में ये फिट होता है। ये कौन सा बोन है स्टूडेंट? ये है जॉ बोन। जॉ बोन। तो यही चीज यहाँ पे थिकोडोंट का मीनिंग होता है कि थिकोडोंट मीन्स these are embedded or these are fixed in jawbone। इसमें होता है जॉ बोन्स में ये फिट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है थिकोडोंट। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट थर्ड वन है थिकोडोंट के बाद एच। एच का मतलब होता है हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। सो ये डिफरेंट होते हैं 4 टाइप्स के। टीथ जो है पूरे एक जैसे नहीं होते हैं, तो एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हेटेरोडोंट। होमोडोंट सेम सेम, हेटेरोडोंट अलग अलग। ओके स्टूडेंट, हेटेरोडोंट क्या होता है? देखिए हेटेरोडोंट में 4 टाइप्स के, हमने देखा है कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। जैसे कि पहला होता है इंसिजर्स, फिर सेकंड होता है C फॉर कैनाइन्स, थर्ड होता है IM, दैट इज इंसिजर्स कैनाइन, सॉरी नॉट IM, PM, दिस इज प्रीमोलार, और लास्ट वन इज M फॉर मोलार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीथ के बारे में कि सबसे पहले तो ये जो टीथ होता है स्टूडेंट, ये 3 पार्ट्स में है। सबसे पहले है क्राउन, फिर है नेक, और लास्ट वन है रूट। तो ये रूट जो है ये बोन, जॉ बोन में होने का इसको थिकोडोंट कहा है। अभी 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ आपको बोल देता हूँ। देखिए समझिए, ये अपर जॉ है, ये अपर जॉ है। तो अपर जॉ को हमें ऐसे हाफ डिवाइड करना है। समझो ये ऊपर की है, ये अपर जॉ है, नीचे का लोअर जॉ है, इस तरह। तो हम अपर जॉ के भी हाफ ही जॉ के बारे में बात कर रहे हैं, हाफ ही जॉ। अगर मैं कहूं कि ऐसे हाफ ऑफ जॉ टोटल कितने होंगे? 4 जॉ। ऊपर के टोटल जॉ में से हाफ, और नीचे के टोटल में से 2, हाफ हाफ। तो इसमें हम देखेंगे। तो इंसिजर जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मिलेंगे, इस तरह लिखने से बेटर है कि मैं इस तरह लिखता हूँ, तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके हाफ ही पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हाफ। ओके, यहां से देखिए, यहां पे जो होगा वो होगा इंसिजर। ये जो है इंसिजर्स, तो यहाँ पे इंसिजर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इंसिजर्स होते हैं 2। इंसिजर्स का काम क्या होता है? तो जो रैबिट्स में पाए जाते हैं, या फिर आप रैट्स में देखेंगे, तो इस तरह कटिंग का जो काम होता है, जैसे कि कुछ समझो कोई बैग है, उसको आप काटते हो, तो इस तरह ये इंसिजर्स का काम होगा। कैनाइन्स जो है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह आपको मिलेंगे, तो ये कैनाइन्स है। कैनाइन्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ये 1 होता है। तो ये कैनाइन्स किस में पाएंगे? जो बहुत ही उल्फ है या फिर टाइगर है, जो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, तो उनमें ये कैनाइन्स बड़े पाए जाते हैं। फिर है प्रीमोलार।
तो यहाँ पे जो उसके बाद रहेंगे ये रहेंगे प्रीमोलार, तो ये होते हैं 2 और मोलार होते हैं 3, तो इस तरह ये 3 लास्ट में आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह हमारा ये हाफ ऑफ द जॉब बन जाता है, और इसी तरह यहाँ से भी इस हाफ जॉब में भी रहेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो ये जो कुछ बना है, मतलब देखिए इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार और मोलार, इस तरह जो बना है, तो ये है 2 1 2 3 स्टूडेंट, इसी को ही कहा जाता है डेंटाइन फॉर्मूला या टूथ फॉर्मूला। तो डेंटाइन फॉर्मूला क्या है? अडल्ट में अलग अलग है, ये हुआ अडल्ट में, तो अडल्ट में डेंटाइन फॉर्मूला है 2 1 2 3। अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो चिल्ड्रन में ये होता है I C I M और M, तो ये चिल्ड्रन में पाया जाता है 2 1 0 2। इसका मतलब चिल्ड्रन में क्या नहीं है, तो ये जो प्रीमोलार है, ये जो प्रीमोलार है ये बच्चों में नहीं होते हैं, एक मोलार भी होते हैं, तो उसमें एक एब्सेंट होता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? देखिए 2 1 2 3, 2 1 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8। तो अडल्ट में ये 8 होते हैं हाफ ऑफ द अपर जॉ में, तो ऐसे टोटल 4 जॉ रहेंगे, हाफ ऑफ करेंगे तो 4। तो अडल्ट में कितने टीथ होते हैं स्टूडेंट्स? 32 32। तो आपको ये मालूम है कि 32 होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चिल्ड्रन में कैसे रहेंगे? तो चाइल्ड में 2 + 1 3 3 + 2 5 5 × 4 स्टूडेंट्स, तो ये रहेगा 20। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द डेंटाइन फॉर्मूला इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ये 20 रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने कहा था कि डाइफायोडोन का मतलब होता है 2 टाइम्स आने वाले, लेकिन ये तो बच्चों में नहीं आ रहे, सीधे ये अडल्ट्स में आ रहे हैं। तो कौन से ऐड हो रहे हैं? तो यहाँ पे हम अलग से लिख सकते हैं कि मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट कौन से होते हैं स्टूडेंट, या कितने होते हैं? तो मोनोफायोडोंट ये तो सेम है, इंसीजर्स कैनाइन भी सेम है। प्रीमोलार जो है स्टूडेंट्स, तो प्रीमोलार कितने ऐड हो रहे हैं? 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2 × 4 कितने रहेंगे? 2 × 4 8। और मोलार जो है, मोलार इट इज आल्सो नोन एज विजडम टीथ। विजडम टीथ, तो ये कौन से एज पे आते हैं? एट 21 इयर्स एज पे ये आते हैं। इसी को हम कहते हैं अक्कल दांत या होशियारी का दांत। ठीक है, तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 21 पे किसी को आ जाए, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जब वो दांत आता है तो उसको अक्कल आ जाती है। तो ये मोलार टीथ है जो विजडम टीथ कहा जाता है, एट द एज ऑफ 21 आता है, और ये एक होता है 1 × 4 = 4। तो स्टूडेंट्स ये जो है मोनोफायोडोंट, ये बेसिकली प्रीमोलार्स 2 है, मतलब × 4 = 8 है, और मोलार जो है 1 × 4 = 4, मतलब टोटल होते हैं 12। ये पूछा जाने वाला सवाल है। बच्चों में कौन से टीथ नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलार नहीं होते हैं और एक मोलार भी नहीं होता है, इसलिए 2 1 0 2 इस प्रकार का ये डेंटाइन फॉर्मूला होता है। अभी स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो टोटल हम टीथ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे व्हाइट जो इनामेल होता है, इनामेल ये हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत ही हार्ड होगा। बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है इनामेल। ओके, और यहाँ पे ये सब इनामेल से बना हुआ है व्हाइट पार्ट, और अंदर जो है ये है पल्प कैविटी। और स्टूडेंट इसी ये जो पल्प कैविटी है, इसमें इसी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए रूट कैनल करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जरूरी ये है कि यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। ओके, ये ओडोंटोब्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इनसाइड दी पल्प कैविटी ये होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ। इस प्रकार टीथ पाए जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन अगर आपको अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा है कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, एलिफेंट हाथी के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? तो अपर इंसिजन्स होते हैं। ये ध्यान में रखिए कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो
बाहर आते हुए प्रोट्रूडिंग, बाहर आते हुए अपर इंसिजन्स होते, तो अपर जॉ के है और इंसिजन्स है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट टीथ। सो वी हैव स्टार्टेड वेरी वेल अबाउट दिस एलिमेंट्री कैनल एंड वी रीच अप टू द टीथ। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में, टंग टॉन्सिल्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से यहां से समझने के बाद फिर एनसीईआरटी में से पढ़िए। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और एनीथिंग देन without any hesitation ask me in comment box or you can you can have contact from our management also. Okay students, so thank you so much.